बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्बानिया विज़िट वीज़े के बारे में और कुछ दोस्तों के सवालात भी हैं जो कि मैंने नोट किए हुए हैं। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में उनका आंसर दे सकूं। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपना अल्बानिया का विज़िट वीज़ा आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जो कंसल्टेंट होते हैं या जो एजेंट होते हैं वो बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं वीज़ा फाइलिंग में। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है उनको इग्नोर कर दें या आप उनसे सर्विसेज ना लें। देखिए, कुछ स्टेप्स ऐसे आएंगे जो कि मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। आगे चल के कुछ स्टेप्स ऐसे आएंगे जब आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एजेंट्स या कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उनका अल्टरनेट है। अगर आप चाहें, आपने ये डिसाइड किया है कि मैं अपना केस 100% खुद ही फाइल करूँगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर भी नोट करवा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीज़ा फ़ाइल करूँ, यानी आपका वीज़ा मैं प्रोसेस करूँ, उसको सबमिट करूँ, तो ये भी बिल्कुल हम कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें मैं आपको अब बताने वाला हूँ, एक कलम और एक कागज़ जो है वो नोटबुक आप ले लें और उस पे आपने ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना है। वीज़ा कैसे प्रोसेस होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फ़ीस होती है, कितना टाइम इसमें लगता है, कितनी परसेंटेज है अप्रूवल की, कितना रेशो है रिजेक्शन का, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो नोट कर लें, 030540511144, 030540511144। लेकिन आप जब मुझे रब्ता करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। विद इन 24 आवर्स जो है वो आपकी बारी आ जाएगी और मैं आपके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करूँगा। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करने से पहले अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आंसर करना है या आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप वही सवाल करेंगे जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। एक बात याद रखें कि कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी एजेंट हो, मैं हूँ या कोई भी दूसरा शख्स है, वो आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता। हम आपका वीज़ा सिर्फ प्रोसेस कर सकते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अल्बानिया इमिग्रेशन में थ्रू उनके वेब पोर्टल हम उनको सिर्फ सबमिट कर सकते हैं। वीज़ा देना या ना देना वो ना तो मेरे इख्तियार में है, ना किसी ट्रैवल एजेंट के इख्तियार में है और ना ही किसी वीज़ा कंसल्टेंट के इख्तियार में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अल्बानिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करें तो आप कर सकते हैं। अल्बानिया एक यूरोपियन कंट्री है। याद रखें कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अल्बानिया जो है वो शेंजन स्टेट का एक रुकन है। शेंजन ममालिक वो हैं जिनमें 27 ममालिक आते हैं। 27 कंट्रीज़ आर द पार्ट ऑफ शेंजन। यानी उसमें ये होता है कि अगर आप एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो 27 ममालिक आप जो है वो विदाउट वीज़ा एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करके आप उनको विज़िट कर सकते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे जर्मनी है, इटली है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है, क्रोशिया है। बट अल्बानिया जो है वो यूरोपियन कंट्री में ज़रूर आता है, लेकिन अल्बानिया शेंजन का पार्ट नहीं है, किसी भी शेंजन कंट्री का रुकन नहीं है। ये चीज़ जो है वो आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या हम घर बैठे अल्बानिया का विज़िट वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए कोई किसी ख़ास किस्म के कंसल्टेंट के पास जाना होगा या किसी एजेंट के पास जाना होगा। देखें, अल्बानिया का जो वीज़ा होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, यानी कि ई वीज़ा है। इसके दो वीज़े हैं। एक एक टाइप है इसकी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जिसको हम ई वीज़ा कहते हैं और एक है इसका स्टिकर वीज़ा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अल्बानिया की जो एम्बेसी है वो नहीं है। तो अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है? हमारे जो नज़दीक तरीन जो कौंसलेट हैं या जो एम्बेसीज़ हैं, एक तो जो है वो मिस्र में है, यानी कि कायरा में, और दूसरा जो है वो तुर्की इस्तांबुल में है। अब होता ये है कि अगर आपने ई वीज़ा अप्लाई करना है तो भी आप इन दोनों ममालिक में से या तो मिस्र को मुंतखब करेंगे जो कि मिस्र में उनका जो सिटी है कायरा,
वहाँ पे अल्बानिया की एम्बेसी है, तो पाकिस्तानियों का जो केस होता है वो वहाँ पे एंटरटेन किया जाता है, वहाँ पे डील किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है तुर्की इस्तांबुल। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना वीज़ा ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो आपने वीज़ा जब मुंतखब करना है तो आपने ई वीज़ा मुंतखब करना है। उसकी रीज़न ये होती है कि एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, ऑनलाइन वीज़ा है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नंबर एक, स्टिकर वीज़े की तरफ आप ना जाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि फ़र्ज़ करें आपकी अप्रूवल आ गई कि आप जो है वो वीज़ा लगवा लें, तो पासपोर्ट लेके आपको या तो तुर्की जाना होगा या फिर आपको मिस्र जाना होगा, और वहाँ पे बाकायदा आप एम्बेसी में प्रेजेंट होंगे, और फिर वहाँ पे आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो अल्बानिया का स्टिकर वीज़ा स्टैम्प किया जाएगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है, इसमें जो परेशानी है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको तुर्की जाने के लिए भी तुर्की का वीज़ा हासिल करना होगा, और पाकिस्तानियों के लिए तुर्की का वीज़ा इतना आसान नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं। इसी तरह से अगर आपको मिस्र जाना है तो मिस्र का वीज़ा लेने के लिए भी आपको 2-2 महीने 3-3 महीने जो है वो लग जाते हैं, और आपका मिस्र का वीज़ा जब लगता है तो फिर आप मिस्र में जाते हैं और वहाँ जाकर आप अपना पासपोर्ट पे वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं। तो इसका आसान हल ये है कि आप घर बैठे ऑनलाइन अल्बानिया का ई वीज़ा अप्लाई करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आपने अप्लाई करना है। इसी पूरे मौजू पे हमारी ये कंप्लीट वीडियो है। वीडियो का दौरानिया तवील हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसमें सारे एलिमेंट्स, सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इसमें कवर कर लें। सबसे पहले तो याद रखें कि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो और गूगल में जाके आप टाइप करते हैं अल्बानिया का वीज़ा, तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट्स आ जाती हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आपने उसको कॉपी करना है और उसी वेबसाइट के थ्रू आपने अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। बात समझ आ गई? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे तो वो आपसे पहले ही पैसे मांग लेंगे और आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगे जाएंगे। तो एहतियात करनी है आपने। जो ऑफिशियल वेबसाइट है अल्बानिया की, आपने वहीं उसी वेबसाइट से ही वीज़ा जो है वो प्रोसेस करना है। तो पहला सवाल ये था जो एक दोस्त ने पूछा कि अल्बानिया का ई वीज़ा होता है या स्टिकर वीज़ा होता है। उसका मैंने आपको आंसर दे दिया कि अल्बानिया का ई वीज़ा भी होता है, स्टिकर वीज़ा भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। या तो तुर्की इस्तांबुल में है या फिर मिस्र कायरा में है। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने जब वेबसाइट पे जाना है, आपने सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा। डेफिनेटली हमारे सर्विस चार्जेस भी होंगे। इट्स नॉट अ फ्री सर्विसेज, डेफिनेटली एक पेड सर्विस है। कोई भी कंसल्टेंट जो आपके लिए काम करेगा, अपना टाइम देगा, या कोई भी एजेंट जो आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो वो ये राइट रखता है, उसका ये राइट है कि वो आपको जो सर्विस दे रहा है, जो आपको वो टाइम दे रहा है, तो उसका वो कुछ जो है वो सर्विस जो है वो चार्ज करे। बहरहाल, तो आपने ई वीज़े की तरफ जाना है, ई वीज़ा आपने अप्लाई करना है। तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा टाइप मुंतखब करते हैं, तो आपने सी टाइप मुंतखब करना है। सी टाइप जो होता है वो एक शॉर्ट पीरियड विज़िट वीज़ा होता है, जिसको शॉर्ट पीरियड टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं। सिंपली आपने अकाउंट बना लेना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैं पहले उसकी लिस्ट बताता हूँ, फिर आपको इसके फेजेस बताता हूँ कि पहले फ़ेज़ में क्या करना है, दूसरे फ़ेज़ में क्या करना है, तीसरे फ़ेज़ में क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो, क्लोजिंग बैलेंस उसका जो है वो 10 लाख, 12 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जितना मैक्सिमम हो सके उतना आपने बैंक बैलेंस जो है वो उसमें शो करना है। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, कैसे मेंटेन की जाती है, कैसे बनानी है, लोगों को पता ही नहीं होता कि बैंक स्टेटमेंट का बेसिकली मकसद क्या है। उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन की जाती है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। लोग समझते हैं कि वो बस उसमें पैसा डालेंगे और कल जाके जो है वो बैंक से हम वो उसका प्रिंट निकलवा लेंगे तो ये हमारी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। इस तरह से नहीं होता। 6 महीने की प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट हो, उसमें आपकी सेविंग्स हो, उसमें आपकी इनकम हो, उसमें आपके एक्सपेंसेस हों, उसमें आपकी कोई आउटसोर्स रेंटल इनकम है तो वो भी शो करा दें। क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, डेबिट की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, तो वीज़ा ऑफिसर को पता लगे यार वाकई बंदे ने बैंक स्टेटमेंट को मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आखिरी 6 महीने की सैलरी स्लिप्स चाहिए और कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए। कंपनी अपने लेटर हेड पर लिख देगी कि भाई ये बंदा हमारे पास काम करता है और ये जो है
इस पोजीशन पे काम करता है, इसकी इतनी सैलरी है और ये अल्बानिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहा है, लिहाजा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि हम इनकी फेवर में हैं कि आप इनको वीज़ा ग्रांट करें। कंपनी का जो लेटर हेड होता है वो उस पर सिग्नेचर करेंगे, स्टैंप लगा देंगे, उसको एनओसी लेटर कहते हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई भी आपका बिजनेस होगा उसका एनटीएन तो होगा, अगर नहीं है तो अपने बिजनेस को प्रॉपर आप रजिस्टर्ड करवाएं, उसका एनटीएन हो, और आपके पास पिछले 1 साल 2 साल की टैक्स रिटर्न्स भी होनी चाहिए जो आपने हुकूमत पाकिस्तान को जमा करवाया है, टैक्स रिटर्न्स भी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस थोड़े अच्छे स्केल पर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने बिजनेस को आपने रजिस्टर्ड किया हो, एससीसीपी का आपके पास प्राइवेट लिमिटेड जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अकेले मालिक हैं, सिंगल डायरेक्टर हैं, तो एसएमसीपी सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आमतौर पे पार्टनर्स भी बनाते हैं, तो आपके पास जो है वो तमाम पार्टनर्स के जो एनटीएन है, इसके अलावा जो एससीसीपी का सर्टिफिकेट है और टैक्स रिटर्न्स हैं, ये चीज़ें चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ें हैं, या तो आप अपना बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, टैक्स रिटर्न, एनटीएन और बाकी चीज़ें, और अगर आप जॉब करते हैं तो फिर सैलरी स्लिप्स लगाएंगे, और जहाँ पे आप जॉब करते हैं उनसे आपने एक एनओसी लेना है। अगर आप अकेले हैं, अनमैरिड हैं, तो आपने अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ एक एफआरसी बनवाना है नादरा से, 1,000 रुपये में बनता है। एफआरसी बाय बर्थ, एफआरसी बाय बर्थ का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें माँ बाप और बहन भाइयों का रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने एक एफआरसी और निकलवाना है, एफआरसी बाय मैरिज, उसमें बच्चे और बीवी का रिकॉर्ड आता है। तो एफआरसी बाय मैरिज और एफआरसी बाय बर्थ ये आपको चाहिए। शादीशुदा के केस में कंप्यूटराइज निकाहनामा भी चाहिए, एमआरसी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एफआरसी नादरा वाले बनाते हैं, चाहे वो बाय मैरिज है चाहे वो बाय बर्थ है, नादरा में जाएंगे आप। एमआरसी यूनियन कौंसल वाले बनाते हैं, तो एमआरसी के लिए आपने यूनियन कौंसल में जाना है। अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं या आपके बच्चे भी हैं, इवन अगर वो साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तब भी आपने बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और बे फॉर्म जो है वो अरेंज कर लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन कौंसल वाले बनाते हैं, बे फॉर्म जो है वो नादरा वाले बनाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग अल्बानिया के लिए अप्लाई करते हैं बीवी और बच्चों के साथ, तो फिर उसमें बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बे फॉर्म, एमआरसी और एफआरसी, ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं। ये लेने के बाद आपने इसको तस्दीक करवाना है, इनको अटेस्ट करवाना है वजारत खारजा के दफ्तर से। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर लाहौर में भी है, कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी है। ये डॉक्यूमेंट आप अगर ख़ुद जाके करवाएंगे तो 1 दिन में ये अटेस्ट हो जाएंगे, आपका आने जाने का किराया लगेगा, बाकी इतना कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, 50-60 रुपये की टिकट्स उस पर लगती हैं। अगर आप नहीं जा सकते तो आप किसी भी करीबी टीसीएस कोरियर के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे उनको पेमेंट करें, वो 1000-1500 लेंगे और आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये करवा के दे देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप्स हो गई, इसके अलावा फैमिली की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, एफआरसी, एमआरसी, बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, ये चीज़ें आपने मुकम्मल कर ली। अब आपको चाहिए एक कवर लेटर। कवर लेटर जो होता है वो बड़ी खूबसूरती से वीज़ा ऑफिसर को एड्रेस किया जाता है, इमिग्रेशन को एड्रेस किया जाता है, अथॉरिटीज़ को उसमें एड्रेस किया जाता है कि आपका तारुफ, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप अल्बानिया क्यों जाना चाहते हैं, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आप कब जाएंगे, आप कब आएंगे, आपके पास कितना बजट है, आपके पास फंड्स कितने हैं, इसे हम कवर लेटर कहते हैं। तो ये कौन बनाएगा? अब ये वो चीज़ है जो आप किसी कंसल्टेंट से बनवा सकते हैं, हम भी बना के देते हैं। नंबर मैं अपना आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 0305405114, 0305405114। कवर लेटर जो होगा वो, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश लिखना जानते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कवर लेटर खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमसे भी लिखवा सकते हैं। नंबर 2, ट्रैवल प्लान। अल्बानिया में आपने कितने दिनों के लिए जाना है, अल्बानिया जाने के बाद आप कहाँ कहाँ पे सैर व तफरी करेंगे, डे 1 में क्या करेंगे, डे 2 में क्या करेंगे, कम से कम 7 डेज़ का आपने ट्रैवल प्लान देना होता है, उसको ट्रैवल आइटनरी भी कहते हैं। कवर लेटर आप हमसे बनवा सकते हैं, ट्रैवल प्लान आप हमसे बनवा सकते हैं। नंबर 3, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, कि आपने कब जाना है और कब आना है। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना, तो तिराना एयरपोर्ट के लिए आप फ़्लाइट ले सकते हैं। कराची से एमिरेट्स एयरलाइन जाती है, फ्लाई दुबई एयरलाइन जाती है, और पिगेसस एयरलाइन जाती है। टर्किश एयरलाइन है पिगेसस। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए में आपकी रिटर्न टिकट बनती है आने जाने की।
ठीक है, वाया दुबई आप जाएंगे, और पेगासस जो है वो आपको वाया इस्तांबुल लेके जाएगी। तो कराची से बड़ा मुनासिब फेयर मिलता है फ्लाई दुबई का, एमिरेट्स का और पेगासस एयरलाइन का। तो एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन भी हम आपको बना के दे सकते हैं अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए। इसके अलावा होटल की रिजर्वेशन चाहिए, होटल बुकिंग, आप वहाँ जाके किस होटल में क़याम करेंगे वो चीज़ आपको चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है, कोई बंदा आपको इनवाइट कर रहा है, तो उसकी तरफ से इनविटेशन लेटर भी चाहिए होता है। अगर कोई आपका दोस्त अहबाब रिश्तेदार नहीं है, तो जो आपने होटल की बुकिंग की है, आप होटल की इंफॉर्मेशन वहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो कोई दोस्त रिश्तेदार हो जो आपको इनवाइट कर रहा हो, तो वो आपको अपना नाम बताएगा, अपना मोबाइल नंबर बताएगा, अपना एड्रेस बताएगा, वो क्या काम करता है उसके बारे में बताएगा, और एक लेटर होता है इनविटेशन लेटर, वो आपको फिलअप करके वो आपको देगा, तो वो आपने साथ में अटैच भी करना है और अपलोड भी करना है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो होटल की बुकिंग होती है, पोस्ट पेड बुकिंग, वो आप जो है बतौर होस्ट उसके अंदर फीड कर सकते हैं। उसमें अब अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, तो होटल की जो बुकिंग है वो आप ख़ुद भी बना सकते हैं अपने लिए। उसमें हमारे पास एक वेबसाइट है booking.com, और दूसरी वेबसाइट है agoda.com। यहाँ से आप अपनी होटल की बुकिंग बना सकते हैं। बात समझ आ गई जी? अच्छा, तो हम आपको किस चीज़ में एंटरटेन करेंगे, हम जो आपको हेल्प आउट करेंगे अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाते हैं, तो सबसे पहले तो जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भी हम आपके लिए फ़िलअप कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद फिल करना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल होता है, उसमें आपने पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है, अपने बारे में बताना होता है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। हम आप देखें, एफआरसी आपने खुद बनवानी है, एमआरसी आपने खुद बनवानी है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपने खुद बनाने। कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम आपके लिए बना सकते हैं? नंबर 1 कवर लेटर, नंबर 2 ट्रैवल प्लान, नंबर 3 एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, नंबर 4 होटल बुकिंग, और अगर आप चाहते हैं तो वीज़ा फॉर्म भी हम आपके लिए जो है वो फिलअप करके उसको सबमिट कर देंगे। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पे हम ये चीज़ भी देख लें कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज कर लेंगे, आपने इसको अपलोड करना है अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद क्या होगा कि विद इन अ वीक वो डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड बैलेंस करके आपको ईमेल करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई झोल झाल है, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है, तो वो आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडिशनल हमें चाहिए। बात समझ आ गई? मिसाल के तौर पे कोई चीज़ है जो मिसिंग हो गई, आपने अपलोड नहीं किया, पासपोर्ट आपका सही अपलोड नहीं हुआ, या पासपोर्ट की पिक्चर क्लियर नहीं है, आपकी अपनी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, होटल बुकिंग चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए, या फैमिली के बारे में कोई डाटा आपसे मांगा जा रहा है, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। ठीक है? उसके बाद तमाम चीज़ें जब ओके हो जाएंगी, आपकी जो चेक लिस्ट है जब वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद देखें, इस वाले फेज़ में आपका वीज़ा वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई फ़ीस पे नहीं की, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो गए, हमने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा, डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करके सबमिट कर दिए। उसके बाद वो इनिशियली चेक लिस्ट करते हैं, उसे कहते हैं इनिशियली चेक लिस्ट। उसमें अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो हमसे मांग लेंगे, और अगर वो उस फेज़ में मुतमईन नहीं है, तो वो हमारा जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए, 5 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। उसमें अपील कहाँ करनी है, उसका एक ईमेल आईडी होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो आप 5 दिन के अंदर अंदर वीज़ा ऑफिसर को दोबारा से अपील कर सकते हैं। अगर आपने अपील नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने क्या करना है कि 3 महीने के बाद, 90 दिन के बाद फिर आप एलिजिबल होंगे दोबारा अप्लाई करने के लिए। ये चीज़ आप ज़हन में रख लें। हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, अपलोड कर दिए, कोई पैसा हमने अभी अल्बानिया की गवर्नमेंट को नहीं पे किया, क्योंकि अभी ये इनिशियल चेक लिस्ट है। इसमें जो खर्चा आएगा वो एजेंट लेगा, कंसल्टेंट लेगा। अगर आप हमारी सर्विसेज ले रहे हैं तो हम आपसे लेंगे, डेफिनेटली हम आपको टाइम दे रहे हैं, हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। जब चेकलिस्ट आपकी ओके हो जाएगी, फिर वो आपको एक ईमेल करेंगे कि आपने क्या करना है कि आप फ़ीस जमा करवा दें। ठीक, अब अच्छा, अल्बानिया का जो फ़ीस वाला सिस्टम है ये भी आपने अच्छी तरह समझना है। आप वाया बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बैंक ऑफ अल्बानिया, जो लोग दुबई में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, तो वो बाकायदा स्विफ्ट ट्रांजैक्शन के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रहते हुए आप ना तो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अल्बानिया को पेमेंट कर सकते हैं, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है।
अब पाकिस्तानियों के लिए ले देकर एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का सिस्टम। अच्छा, कभी कभी ये जो सिस्टम होता है ये मेंटेनेंस के लिए कभी कभार डाउन रहता है, तो ऐसा मुमकिन है कि आपकी एप्लीकेशन की अप्रूवल आ गई और वो आपसे फ़ीस डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो इतने यूरो 80 यूरो पे कर दें। ठीक है, तो अब बैंक का जो सिस्टम है वो तो काम कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में जो पेमेंट है वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार जो दुबई में रहता हो, वो बंदा जो है वो जो है वो बैंक में जाएगा, बैंक ऑफ अल्बानिया का जो भी वो नंबर देंगे वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, वो फिर आपने पेमेंट करवानी है। पेमेंट करने के बाद 15 से 30 दिन मजीद लगते हैं जिसमें आपकी इवैल्यूएशन होती है। अब ये चीज़ आप समझ लें कि इवैल्यूएशन क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ये किया कि डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके हमने अपलोड कर दिए। उसके बाद हमारा इनिशियल चेकलिस्ट हुआ। डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं तो वो हमें कहेंगे ठीक है जी आप पेमेंट कर दें, अदरवाइज़ वो हमसे पेमेंट जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। और इनिशियल चेकलिस्ट पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद भी हो सकती है, ये ध्यान में रखें आप। अच्छा, अब हमने फ़ीस भी भर दी, हमने क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से फ़ीस भर दी। अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का सिस्टम काम नहीं कर रहा तो हमने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार की मदद से दुबई में जो है वो कहा कि यार ये हमारा एक वोचर है, इसकी आप पेमेंट कर दें। आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट उसमें आपने जो है वो सबमिट कर दी। अब 15 दिन लग सकते हैं, 20 दिन लग सकते हैं, 30 दिन भी लग सकते हैं। ये वाला जो स्टेज है ये कहलाता है इवैल्यूएशन स्टेप। अब उसमें क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को बड़ी डिटेल से चेक एंड वेरीफाई करता है, एक एक चीज़ को चेक करता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी फैमिली टाइज चेक करता है कि यार ये बंदा कहीं अल्बानिया में आकर छुप तो नहीं जाएगा, ये वापस चला जाएगा। वो अब ये चीज़ें कैसे होती हैं, देखिए अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप पहले कभी दुनिया में घूमे फिरे हैं, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, आज़रबाईजान, दुबई वगैरह, तो वो समझता है वीज़ा ऑफिसर कि यार ये बंदा पहले भी मुल्क से बाहर गया है और ये टाइम पे वापस चला जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप शादीशुदा हैं, वो ये देखता है कि यार इसकी बीवी, बच्चे, माँ बाप सब पाकिस्तान में हैं तो ये वापस चला जाएगा। इसी तरह से वो ये देखता है कि यार ये जॉब करता है या ये बिजनेस करता है, इसके इसके होम टाइज कितने स्ट्रांग हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये वापस यहाँ पे आएगा और फिर वापस नहीं जाएगा। बाज़ औक़ात जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें ये चीज़ बता दी जाती है सेक्शन 7(9) के तहत कि वीज़ा ऑफिसर आपसे मुतमईन नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं है। उसको ये डर है कि आप वहाँ पे स्लिप हो जाएंगे, आप स्किप हो जाएंगे, तो वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को मुस्तरद कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब एक भाई ने सवाल पूछा था कि जब हम वीज़ा फ़ीस भर देते हैं तो क्या ये गारंटीड है कि हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, चेकलिस्ट होगी और वो आपको कहेंगे जी आप अपनी फ़ीस पे कर दें ताकि फ़र्दर इसको हम इवैल्यूएट करें। जब तक आप फ़ीस पे नहीं करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल से जो इवैल्यूएशन है वीज़ा ऑफिसर नहीं करेगा। ये उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है बाकायदा कि आपने फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपके केस को फ़र्दर डिटेल से स्टडी किया जाएगा। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो 5 दिन के अंदर अंदर आप जो है वो वीज़ा डिपार्टमेंट से रब्ता करके अपील कर सकते हैं। और अगर आपने 5 दिन में रब्ता ना किया तो फिर 90 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद फिर आप दोबारा से अप्लाई करेंगे। एक भाई ने सवाल पूछा था कि अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो क्या हमें फ़ीस वापस मिलती है। बिल्कुल भी वापस नहीं मिलेगी आपको, जो फ़ीस होगी वो टोटली नॉन रिफंडेबल है। एक भाई ने सवाल पूछा था कि फ़ीस पे कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करेंगे अगर उनका ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम काम करेगा तो, अदरवाइज़ नहीं। फिर आपको कोई दोस्त अहबाब जो है वो अरेंज करना होगा जो दुबई में जहाँ जहाँ भी इनकी पेमेंट्स होती हैं वहाँ पर आप पे कर सकें। पाकिस्तान से स्विफ्ट ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउ नहीं है, ये हम पहले ही वेस्टर्न यूनियन वालों से कंफर्म कर चुके हैं। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद वीज़ा जब आएगा तो कैसे आएगा, वीज़ा ईमेल में आएगा। आपकी ईमेल के अंदर वीज़ा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा, मैंने आपको बताया है पेपर वीज़ा होगा। अल्बानिया का वीज़ा जो है वो ई वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होता है। तो आराम से आप उसकी कॉपी करवा के और जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो शो मनी है, ये जब हम जाएंगे तो एयरपोर्ट पे कितनी हमें शो करानी है, कम से कम ये $1000 जो है वो शो करानी होती है। होटल बुकिंग शो करानी होती है, रिटर्न टिकट शो करानी होती है। तो अब हम आपके लिए कहाँ पे हेल्प आउट कर सकते हैं।
तमाम डॉक्यूमेंट्स की तफसील आपको बता दी, फैमिली टाइज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कवर लेटर आपका बहुत अच्छे से लिखा होना चाहिए। उस अब हमारे जो कंसल्टेंसी चार्जेज़ हैं, हमारे जो सर्विसेज के चार्जेज़ हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है यार मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, मेरे पास तो एनटीएन ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भाई फिर आप हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि हम डन बेस पे काम नहीं करते। डन बेस में क्या होता है कि कोई भी थर्ड एजेंट जो होता है, जो सो कॉल्ड अपने आप को एजेंट्स कहते हैं या कंसल्टेंट कहते हैं, वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के आपका केस फाइल कर देते हैं और फिर आपका केस रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इस तरह का काम हम नहीं करते। हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, और आप अगर ये चीज़ें खुद अरेंज कर लें, कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, तो आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना केस खुद फाइल कर दें, ठीक है। अब क्योंकि हम डेली बेसिस पे कवर लेटर लिखते हैं, लेटर प्लान, ट्रैवल प्लान बनाते हैं, तो हमें पता है कि किस तरह की गुफ्तगू उसमें लिखनी है, और हर आदमी का कवर लेटर डिफरेंट होता है। जो आदमी जॉब करता है उसका कवर लेटर और होगा, जो बंदा स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसका कवर लेटर और होगा, इसी तरह से जो बंदा बिजनेस करता है उसका कवर लेटर और होगा, जो बंदा मियाँ बीवी बच्चों के साथ जा रहा है उसका कवर लेटर और तरीके से बनेगा। हर एक का अलग अलग होता है। अच्छा, यहाँ पर एक भाई ने ये भी सवाल पूछा था कि क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा जो है वो विदाउट वीज़ा अल्बानिया में दाखिल हो सके। तो वो लोग जिनके पास शेंजन के वीज़े हैं और वो एक मरतबा इस्तेमाल हो चुके हैं और वो वैलिड हैं, वो वीज़ा फ्री एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि यूएई में रहते हैं, जिनके पास 10 साल का गोल्डन वीज़ा है और कम से कम उन्हें 1 साल हो चुका हो यूएई में और उनका वीज़ा वैलिड हो, तो वो भी विदाउट वीज़ा एंटर हो सकते हैं। इसी तरह जिसके पास यूके यूएस का रेजिडेंस वीज़ा है, वो लोग भी वीज़ा फ्री जो है वो एंटर हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि मैंने इसमें आपको समझाने थे। हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की होने वाली है। अच्छा, फेज़ वन में इसको थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, समराइज़ करता हूँ, नंबर भी अपना दोबारा बता देता हूँ। 0305405144, 0305405144। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपके लिए अप्लाई कर देंगे। दोबारा से नोट कर लें कि वीज़ा देना या ना देना वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के इख्तियार में नहीं है। वीज़ा आपको गवर्नमेंट ने देना है, आपने सिर्फ उसको अप्लाई करना है, ई वीज़ा अप्लाई करना है, फॉर्म फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद पेमेंट के लिए कहा जाएगा, पेमेंट आपने करनी है। अगर आप इन टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका स्टेटस वो रिफ्यूज़ कर देंगे। वो कुछ आपको टाइम देंगे कि आपने इस टाइम में वीज़ा की जो फ़ीस है वो पे करनी है, और ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वीज़े की जो फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट रिफ़ंड नहीं करती। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आपने टिकट करवा ली, आपके हाथ में प्रिंट है, उसके बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको अल्बानिया में दाखिल होने देंगे या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन का जो स्टाफ होता है वो आपसे सवालात करता है, आपसे पूछता है कि भाई आप यहाँ पे क्या करने आए हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, और अगर हम आपको परमानेंट वीज़ा दे दें तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे। वो आपको टटोलते हैं, जानना चाहते हैं कि ये बंदा कहीं स्लिप तो नहीं हो जाएगा। वो आपको तरह तरह की ऑफ़र्स करवाते हैं कि जनाब आप तो विज़िट पर आए हैं, तो क्यों ना हम आपको 2 साल का रेजिडेंट परमिट दे दें, आपको वर्क परमिट दे दें। तो आप जो है वो लालच में आते हैं या कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है जी अल्बानिया का सारा मामला। बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है। आपने खुद अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करें। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की सारी तरतीब, सारी तफसील मैंने समझा दी है। अच्छा, आखिर में आप बात कर लेते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं। जिस बंदे के पास ट्रैवल हिस्ट्री है और बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और इनविटेशन लेटर है, तीन चीज़ें, ट्रैवल हिस्ट्री हो, बैंक स्टेटमेंट हो और इनविटेशन लेटर हो, तो उसका जो केस है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि एक बंदा उसको इनवाइट कर रहा है तो वो उसका गारंटर है कि बेसिकली यार ये मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है और टाइम पे चला जाएगा। आपका केस वीक होता है ऐसे उसमें कि जब आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, आपके पास वीक बैंक स्टेटमेंट होती है, इसमें 2 लाख 3 लाख रुपए पड़ा होता है, वो वीक आपकी स्टेटमेंट है, और आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है। देखिए, इनविटेशन लेटर पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है। आप होटल का हवाला दे सकते हैं, सर मैं एज अ टूरिस्ट हूँ, दुनिया में लोग एज अ टूरिस्ट जाते हैं तो उनके रिश्तेदार तो नहीं होते वहाँ पे। तो फिर क्या देखा जाएगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, कितना पैसा है आपके पास, आपके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स
कैसे हैं, ठीक है। और ट्रैवल हिस्ट्री पर भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ मैंने शेयर की है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।